अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा है अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक इवेंट क्या होता है बिजनेस के अंदर। A business event which can be measured in terms of money and which must be recorded in books of account is called a transaction। इसके अंदर की टर्म्स हैं टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि अगर कोई ऐसी चीज जिसको आप पैसों के अंदर तोल ना सकें या फिर नाप ना सकें या उसकी वैल्यू का अंदाज़ा न लगा सकें, उसको आप इवेंट नहीं कहेंगे। इकोनॉमिक इवेंट अगर होगा तब ही आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। मॉनेटरी इवेंट, ये टर्म हमें समझ है इसकी कि ये क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी अगर नहीं होगी उसे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मॉनेटरी इवेंट जब अकर होता है तो उसको फौरी तौर पे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये था जी व्हाट इज़ एन इवेंट। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन है जी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। एसेट्स का अगर लफ्जी मानी किया जाए तो एसेट्स हमारे लिए असासे हैं। ये किसके असासे हैं? ये बिजनेस के असासे हैं, हमारे ज़ाती असासे नहीं है, क्योंकि हम अपनी ज़ाती अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो बिजनेस के असासों को हम एसेट्स कहेंगे। और बिजनेस के ही जिम्मेदारियां, यानी कि अगर कहीं से लोन लिया है लाइव, उसको हम लोग लाइबिलिटीज कहते हैं कि आपके बिजनेस ने लोगों के कितने पैसे देने हैं, वो बिजनेस की लाइबिलिटीज होंगी। इसके अलावा तीसरी चीज है ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी मालिक के सरमाए को कहते हैं कि जो वो बिजनेस में लगाता है। असल में ये लाइबिलिटीज दो टाइप की हैं, एक इंटरनल लाइबिलिटी है और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। जो मालिक को बिजनेस ने पैसे वापस करने हैं वो उसकी इंटरनल लाइबिलिटी है, उसको हम ऑनर्स इक्विटी कहेंगे। और जो एक्सटर्नल यानी कि बाहर के लोगों के पैसे हैं, वो जब बिजनेस पे करता है तो जो पे करने वाले होते हैं तो उसको हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कहते हैं। और उसको हम सिंपली यहाँ पे लाइबिलिटीज के तौर पे लिख देते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी हमेशा इक्वल रहेगी। एसेट्स हमेशा आपके इक्वल रहेंगे लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी के। और अगर हमारे से सवाल दिया जाता है कि आप फाइंड आउट करें कि आपके एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज कितनी हैं, अगर आपको सवाल के अंदर ऑनर इक्विटी दे दी जाती है तो हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सी कि हम इसको क्या तरीका अपनाएंगे। तो हम इसको फाइंड आउट करने का ये एक सवाल है हमारे सामने। एसेट्स इसमें हमें दिए हुए हैं 1,05,000, 1,05,000, 105,000। इसमें हमने फाइंड आउट करना है लाइबिलिटीज को, और इसके अलावा हमें दी गई है ऑनर्स इक्विटी की अमाउंट, हमें यहाँ पे दी गई है। ऑनर्स इक्विटी की अमाउंट है जी हमारी 70,000। तो हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, हम लोग इज इक्वल टू के साइन के बाद जो अमाउंट है 70,000 उसको हम इज इक्वल टू के इस साइड पे लेके आएंगे। तो ये बन जाएगा 105,000 माइनस 70,000 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पर डाल देते हैं, लाइबिलिटीज हम फाइंड आउट करनी है। तो 1,05,000 में से जब हम लोगों ने माइनस किया 70,000 तो हमारे पास आ गया 35,000। तो लाइबिलिटीज की रकम है जी,
लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 35,000। आपकी लाइबिलिटीज बिजनेस की 35,000 है। और इसी तरीके से हम देखते हैं 1 2 3 4 5 सवाल दिए गए हैं। हम लोग बहुत आसानी से इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और इज इक्वल टू के साइन के इर्द गिर्द जो रकमें हैं हम सिर्फ लेफ्ट या राइट पे मूव ऑन करेंगे और प्लस और माइनस करेंगे, तो सिंपली हम अपनी जो रिक्वायर्ड आंसर है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था जी आपका एक सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका। इसके बाद अब जो जो इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग एक पूरा सवाल करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। ये क्वेश्चन नंबर है बुक में क्वेश्चन नंबर 3। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। तो अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने अकाउंटिंग इक्वेशन लिखनी है उसके बाद आपने एक लाइन सादा नीचे छोड़ देनी ब्लैंक। उसके बाद एक सेपरेट लाइन आपने उस पर स्टार्ट करनी है। इसके अंदर आपने सवाल पढ़े, शो द इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। नंबर 1 है जी, मिस्टर नईम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 200,000। नईम साहब ने कोई कारोबार शुरू किया है और वो जब कारोबार शुरू किया है तो वो कैश लेके आए हैं बिजनेस के अंदर 200,000। हमें इस चीज़ का आइडिया है कि जब कैश एक हमारा असासा है, कैश को हम एज एन एसेट ट्रीट करते हैं और जब बिजनेस में कैश आएगा तो कैश आपका इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हुआ हमारा 200,000 से। दूसरी साइड पे अगर हम डबल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन देखें, डुअल एस्पेक्ट ऑफ, तो हम एक तरह से देखते हैं कि बिजनेस के पास मालिक पैसे लेके आया है तो मालिक को भी बिजनेस में पैसे उसके वापस करने हैं। ये एक इंटरनल लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी जो कि ऑनर इक्विटी कहलाती है और हम इसको 200,000 से ऑनर इक्विटी को यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन इस टाइम पे बैलेंस है जी 2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख, दोनों साइडों पे 2 लाख आ गया। अब सेकंड इवेंट की तरफ चलते हैं। ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 10,000। मैंने आपको एक चीज बताई थी इस लेक्चर के अलावा कि जब भी आप ने कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें दो तरह की डुअल एस्पेक्ट्स होते हैं उस ट्रांजैक्शन के। उस ट्रांजैक्शन के डुअल एस्पेक्ट्स हैं। अब अगर इसने फर्नीचर खरीदा है तो ऑब्वियसली ये 10,000 इसके पास से चला गया है। ठीक है जी, इसने 10,000 का फर्नीचर खरीदा और 10,000 इसके पास से चला गया। लेकिन दूसरी साइड पे क्या हुआ है कि फर्नीचर की मद में 10,000 का फर्नीचर इंक्रीज हो गया है। क्या हुआ है, ये मैंने एक बंदे को भेजा कि भाई तुम जाओ और फर्नीचर खरीद के ले आओ। तो वो गया मार्केट में 10,000 लेके मेरे से, तो मेरे पास से 10,000 चला गया, कैश मेरा कम हो गया 10,000 से। उसके इवज वो 10,000 का फर्नीचर ले आया। अब फर्नीचर मेरे पास वापस आ गया। फर्नीचर इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, तो दैट इज माय एसेट एज वेल। तो फर्नीचर हमारा एसेट है। एक तरफ से ये हम लोग माइनस करेंगे 2 लाख में से 10,000, तो हमारे पास बच के आ जाएगा 1,90,000। और यहाँ पे हमारा फर्नीचर इंक्रीज कर गया 10,000 से, तो इन दोनों के दरमियान में भी आपका प्लस का साइन होना चाहिए। 1,90,000 प्लस, इसके आगे मैं वैसे डाल देता हूँ प्लस 10,000 escape प्लस 10,000 जी, वो प्लस का साइन नहीं शो कर रहा। तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पे प्लस आएगा, एडिशन का साइन है। 1,90,000 प्लस 10,000 फर्नीचर का, तो आपका 20,000 आपका कंप्लीट है। तो हम जब यहाँ पर ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमारा 20,000 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और 20,000 इज इक्वल टू 20,000। हमारी ये अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से बैलेंस है। अब
अब इसके नीचे हमें एक अगर लाइन लगा दी जाए तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा काम। मैं इसके नीचे एक लाइन भी लगा देता हूँ ताकि हम इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। ये लाइन आएगी ऐसे, ठीक है जी, ये आ गई लाइन। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी, ही परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000 फॉर कैश। फर्स्ट एस्पेक्ट ये हुआ है कि उसने कुछ सामान खरीदा है, परचेजेस, लेकिन इसको हम एज एन एसेट के अंदर हम इसको लिखते हैं एज एन इन्वेंटरी। इन्वेंटरी आपकी इंक्रीज हो गई है कितने से, ई परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000, 50,000 से आपने इन्वेंटरी इंक्रीज कर ली, लेकिन ये कैश पे खरीदी थी तो इसका मतलब ये है कि कैश आपका 50,000 से कम हो गया है। तो जो आपका कैश 50,000 से कम होगा तो हम क्या करेंगे, मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बता देता हूँ कि हुआ क्या है। ये ट्रांजैक्शन है जी, हम लोगों ने एक अपना बंदा भेजा, उससे कहा जी 50,000 रुपये का सामान खरीद लो। ये वो सामान है जो कि आपने बिजनेस में खरीदो फरोख्त के लिए खरीदा है, इससे आप कारोबार करेंगे, इसको आप आगे बेचेंगे। तो जो ये 50,000 का सामान खरीद के लाया, एक तो सामान आपके पास आ गया, और किस तरह आया, आपने इसके बदले में 50,000 कैश अमाउंट दी है, तो 50,000 आपके पास से चला गया और उसके वजह से आपके पास सामान आ गया। तो जब कैश हमारा 50,000 कम हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1,40,000। यहाँ पे 10,000 की अमाउंट हमारे पास एज इट इज़ फर्नीचर की आ जाएगी, और 50,000 हमारे पास इंक्रीज हो गया है इन्वेंट्री के अंदर। इसके बाद हमारे पास लाइबिलिटीज़ में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। 2 लाख एज इट इज़ हम लिख देंगे, हमारी ऑनर्स इक्विटी 2 लाख ही है, और हम लोग 2 लाख यहाँ पे ऑनर्स इक्विटी को मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ही परचेज गुड्स वर्थ ₹30,000 ऑन क्रेडिट। जब आपने कोई सामान खरीदा है उधार पे, तो फर्स्ट एस्पेक्ट ये है कि 30,000 का सामान आ गया है। उसके बाद ये है कि जी हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी 30,000 की। हमने किसी ऐसे शख्स से ये सामान खरीदा है जिसको हमने बिजनेस के बाहर ये पैसे वापस करने हैं। तो ये इंटरनल लाइबिलिटी नहीं है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, और दोनों साइडों पे 30,000 का इफेक्ट हमने शो करवा दिया है। अब हम इसको सिंपली क्या करेंगे कि इसकी एडिशन कर देंगे, और हमारे पास एडिशन में अमाउंट्स आ जाएंगी। यहाँ पे 1,40,000 एज इट इज़ आ जाएगा, 10,000 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद 50 + 30 इज इक्वल टू 80,000, और उसके बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इज इक्वल टू 30,000 लाइबिलिटीज़ हमारी इंक्रीज करनी एक्सटर्नल, और 2 लाख हमारा इंटरनल लाइबिलिटी जो कि ऑनर्स इक्विटी थी, यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है, ही बॉट ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹15,000। ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है जी 15,000 का, इसमें हम ऑफिस इक्विपमेंट मेंशन कर देते हैं 15,000। अच्छा जी, ऑफिस इक्विपमेंट जब खरीदा है तो 15,000 हमारे पास चला गया, कैश माइनस करेंगे जी 15,000, और दूसरी साइड पे ऑफिस इक्विपमेंट हमारा 15,000 से इंक्रीज कर जाएगा। तो ये था जी इफेक्ट, इसको हम लोगों ने सिंपली हमने मेंशन कर दिया। एक तरफ से इंक्रीज हो गया, एक तरफ से डिक्रीज हो गया। 1,40,000 में से माइनस किया 15,000, तो 1,25,000 हमारे पास यहाँ पे आ गया, और उसके बाद 10,000 हमारी ये अमाउंट है, 80,000 की अमाउंट ये है, और 15,000 की अमाउंट ये है। इसके बरक्स हमारी जो दूसरी अमाउंट चल रही हैं, 30,000 हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, और 2 लाख हमारी इंटरनल लाइबिलिटी यानी कि ऑनर्स इक्विटी है। अच्छा जी, 1,25,000 प्लस 90 100 1,05,000 इज इक्वल टू 2,30,000। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। अब हम लोगों ने इसको टैली कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है जी, 15,000 के बाद ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000 कॉस्टिंग
₹25,000। अच्छा जी, जब आप कोई सामान बेचते हैं तो ऑब्वियसली आप या तो उधार पे बेचते हैं या कैश पे। तो आपने कैश रिसीव किया है 30,000 और उसके बाद आपकी इन्वेंट्री वो कहता है कि आपकी कम हुई है 25,000 से, क्योंकि 25,000 का सामान आपने सेल किया है। तो ये तो इफेक्ट था वन साइडेड। जब हम कुछ सामान खरीदते हैं तो प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट होता है हमारा। तो जो रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो हमारा इसमें 5,000 का है। 5,000 हमें प्रॉफिट जनरेट हुआ है और प्रॉफिट जो है वो आपकी ऑनर्स इक्विटी को बढ़ाता है। हमने सिंपली क्या करना है कि हमने अपने ऑनर्स इक्विटी में 5,000 लिख देना है। यहाँ पे कैश जो रिसीव हुआ था 30,000 वो हमने कैश में इंक्लूड कर देना है और उसके बाद 25,000 का जो सामान हमारे पास से गया था हमने वो 80,000 में से उसको डिडक्ट कर देना है। अब जी इज इक्वल टू हमारा है 1 प्लस दिस, तो ये हमारे पास 155,000 आ गया, 10,000 यहाँ पे आ गया और इज इक्वल टू 80,000 माइनस 25,000, तो हमारे पास 55,000 ये है जी और 15,000 यहाँ पे अमाउंट है is equal to 30,000 और 2,05,000, 2,35,000 की हमारे पास लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी हो चुकी हैं। नेक्स्ट स्टेप है जी जी हमने 30,000 वाली एंट्री कर ली। अब जी एंट्री पे हम ही सोल्ड गुड्स टू सलीम फॉर ₹20,000 कॉस्टिंग 17,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। जी अब यहाँ पे हमें कैश रिसीव नहीं हुआ है। हमने अब हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल, जिसको हम अकाउंट स्लैश रिसीवेबल या डेटर्स अकाउंट इंक्रीज करेंगे। कितने से इंक्रीज करेंगे जी? वो हम लोग 20,000 से हम इंक्रीज करेंगे कि एक बंदे को हमने 20,000 रुपये का सामान बेचा और अब हमने उससे 20,000 रुपया लेने हैं। तो जिस बंदे से हमने पैसे लेने होते हैं वो हमारा एसेट होता है और उसको इस एसेट को कहते हैं डेटर या अकाउंट रिसीवेबल। हम 20,000 हमने रिसीव करने हैं, लेकिन हमने 20,000 के जो सामान बेचा था वो असल में कितने का था? 17,000 का था और वो हम माइनस करेंगे इधर से 15,000 में से। तो 55,000 में से 17,000 हम माइनस करेंगे। एक सेकेंड जी, मैं इसको कंप्लीट अभी बताता हूँ जी। तो 55,000 माइनस करेंगे हम 17,000। इसके अलावा हमें यहाँ पे 3,000 का फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये 3,000 का फ़र्क, हमें 3,000 प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो हम इसको यहाँ पे 3,000 को ऑनर्स इक्विटी में शामिल कर देंगे। अब जो नेट इफेक्ट आएगा 1,55,000 एज इट इज़ आ जाएगा, 10,000 एज इट इज़ आ जाएगा और इज इक्वल टू 55,000 माइनस 17,000 इज इक्वल टू 38,000 यहाँ पे आ गया आपकी इन्वेंट्री के अंडर। और उसके बाद 15,000 आपने मेंशन किया और उसके बाद आपने 20,000 मेंशन किया। अब ये इज इक्वल टू 30,000 प्लस 208,000 हमारे पास ये टोटल अमाउंट आ गई जी। ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट की हमने। अब एच ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। ही विड्रॉ कैश ₹3,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। तो जब वो 3,000 कैश अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकालेगा तो 3,000 माइनस करेंगे हम कैश में से। फर्स्ट इम्पैक्ट तो ये है कि कैश कम हुआ। सेकंड ये है कि जी उसकी ऑनर्स इक्विटी में भी डिक्रीज हो जाएगा 3,000 का। तो हमने दोनों साइडों में 3,000 यहाँ पे लेस कर देना है और जब हम दोनों साइडों में 3,000 लेस करेंगे तो उसके अंदर हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू 1,55,000 माइनस 3,000, तो हमारे पास 1,52,000 आ गया। उसके बाद 10,000
उसके बाद 38,000 एज इट इज, 15,000 एज इट इज एंड 20,000 एज इट इज लिख के इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे 30,000 प्लस यहाँ पे भी माइनस हुआ जी 2,05,000 यहाँ पे हम लोगों ने लिख देना है और इस तरीके से आपकी अकाउंट इक्वेशन एक दफ़ा फिर से बराबर आ जाएगी। ड्राइंग्स का मतलब ये होता है मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे या कोई भी चीज़ निकालता है तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं बिजनेस में से। तो जब वो बिजनेस में से 3,000 निकालेगा तो कैश की सूरत में निकाला तो कैश कम हो गया और दूसरी साइड पे ऑनर इक्विटी उसकी डिक्रीज कर देगी। नेक्स्ट है जी आई, ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश रुपीज 15,000। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेके आया है बिजनेस के अंदर, तो ऑब्वियसली कैश की सूरत में लाया तो कैश इंक्रीज कर देगा 15,000 से और ऑनर्स इक्विटी भी इंक्रीज कर जाएगी 15,000 से। अब जब दोनों साइडों पे 15,000 इंक्रीज कर जाएगा तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन ऑटोमेटिकली बैलेंस रहेगी और हम लोगों ने जब इसको इफेक्ट को ऐड किया तो हमारे पास कैश कीमत में जो रकम आई वो लिख दी है जी हमने 1,67,000, 10,000, 38,000, 15,000 और 20,000 एज इट इज़ आई जा रही हैं तमाम की तमाम अमाउंट्स। और यहाँ पे ऑनर इक्विटी इंक्रीज कर गई 2,20,000। ठीक है जी, 15,000 जमा 5,000 20,000 हो गया, 2,20,000 और 2,50,000 हो गया। अब नेक्स्ट है जी कैश पे टू क्रेडिटर्स रुपीज 25,000। जी आपने जिन लोगों से उधार लिया हुआ था सामान उनको आपने 25,000 वापस कर दिया है। तो अब आपके पास एक कैश चला गया है दिस, तो नहीं ये माइनस नहीं हुआ, ये हमारे पास ये माइनस कर दिया आपने 25,000 इज इक्वल टू माइनस 1,67,000 में से माइनस किया आपने 25,000, तो आपके पास जो अमाउंट आई वो है 1,42,000 की। बाकी अमाउंट्स ऐसे की ऐसे हैं जी। 38,000 का आपके पास इन्वेंट्री है, 15,000 आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट है, 20,000 आपका रिसीवेबल्स है इज इक्वल टू 30,000 में से आपने 25,000 पे ऑफ कर दिया है तो अब आपके पास 5,000 रिमेनिंग रह जाएगा जो आपने उधार की रकम वापस करनी है अभी लोगों की। खैर ये इफेक्ट था, आपने लाइबिलिटी अपनी डिक्रीज कर ली 25,000 से और इस तरीके से आपकी लाइबिलिटीज पे ऑफ हो गई 25,000 से। नेक्स्ट है जी कैश रिसीव फ्रॉम सलीम रुपीज 15,000। आपने कैश रिसीव किया है सलीम से 15,000। अब सलीम को देखें, सलीम साहब कौन है जी? सलीम साहब को हमने कुछ ना कुछ सेल किया होगा या जी हमने उसको ही सोल्ड गुड्स टू सलीम और फॉर रुपीज़ 20,000 हमने 20,000 का उन्हें सामान बेचा था, उनसे हमें 15,000 रिसीव हो गया। तो अब हमें 15,000 यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, कैश आया है और अकाउंट रिसीवेबल में हम 15,000 डिक्रीज कर देंगे माइनस 15,000 हम यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे। इसके अलावा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक तरफ कैश इंक्रीज हो रहा है एक ही साइड पे और दूसरी साइड पे कैश डिक्रीज हो रहा है, तो नेट इफेक्ट उसका 0 आएगा क्योंकि एसेट साइड पे ही दोनों इफेक्ट्स हैं, तो लायबिलिटी साइड पे कोई इसका इफेक्ट नहीं आएगा। हमने जब माइनस किया इसमें से 15,000 को तो 1,27,000, बाकी चीज़ें ऐसे एज इट इज़ आ जाएंगी। 38,000 आ गया, उसके बाद 15,000 आ गया और 20,000 में से जब हम 15,000 सॉरी ये 1,42,000 में 15,000 ऐड करना हमने इज इक्वल टू और यहाँ पे हमने इसको लेस करना है तो हमारे पास 5,000 की अमाउंट आ जाएगी इज इक्वल टू 5,000 और ये 22,000
थाउजेंड एज इट इज आ गया जी 1,57,000। और हुआ ये है कि दोनों साइडों पे हमारा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी दोनों साइडों पे इक्वल है 2,25,000 के। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही पेड सैलरीज ₹3,000। जब आप सैलरीज पे करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपने कैश में पे ऑफ की हैं, और जब आप कैश में पे ऑफ करेंगे तो आपने कैश में डिक्रीज करेंगे 3,000 से डिक्रीज आपने किया कैश में। और सेकंड ये है कि सैलरीज आपका एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस से आपकी ऑनर्स इक्विटी की डिक्रीज होती है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 3,000 यहाँ से डिक्रीज करेंगे और दोनों साइडों पे डिक्रीज होगा 3,000 से। और हम लोग इसका जब इफेक्ट देखते हैं तो हम लोगों ने माइनस किया 1,57,000 माइनस 3,000 तो 1,54,000 एज इट इज आ गया। 10,000 एज इट इज 38,000, इसके बाद 15,000 जी, तो इसके बाद 5,000 एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 5,000। और जब हमने 2,20,000 में से माइनस किया है जी, यहाँ पे जब हमने इसको लेस किया है 2,20,000 में से 3,000 तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 2,17,000। और अब लास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन है ही पेड रेंट ऑफ द बिल्डिंग टू 2,000। इसका मतलब है 2,000 रुपया किराया बिल्डिंग का दिया, तो कैश में दिया, ऑब्वियसली कैश कम हो गया। और 10,000 हमने इसी तरह मेंशन कर दिया, 38,000 इसी तरह मेंशन, 15,000 एज इट इज, 5,000 एज इट इज इक्वल टू 5,000। और यहाँ पे हम सॉरी, ये हमें ट्रांजैक्शन सारी की सारी नहीं लिखनी थी, ये मैंने डिलीट कर दी और इसको भी हम डिलीट करेंगे। सिंपली हमने यहाँ पे 2,000 को मेंशन करना है। 2,000 ये आपको पता है जब भी हम एक्सपेंस पे ऑफ करते हैं तो हमारी ऑनर्स इक्विटी रिड्यूस हो जाती है, तो कैश भी रिड्यूस हुआ और हमारी ऑनर्स इक्विटी भी रिड्यूस हुई। तो ये फैक्ट था जी इसका लास्ट ट्रांजैक्शन का। और जब हमने लास्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया तो अब ये अल्टीमेटली हमारे पास जो फिगर्स आ रही हैं वो मैं मेंशन कर रहा हूँ, 38,000, 15,000, 5,000 इज इक्वल टू 5,000 एंड 2,15,000। तो ये थी जी अकाउंटिंग इक्वेशन, ये हमारा सोल्यूशन था। लेट अस चेक दिस, और हम इसको चेक करते हैं। इज इक्वल टू प्लस, हमने इन तमाम रकमों को ऐड किया तो हमारे पास 2,20,000 है और इधर से भी हमारे पास इज इक्वल टू 5,000 शिफ्ट और प्लस 2,15,000 तो 2,20,000 इज इक्वल टू 2,20,000। और इस तरीके से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल आ गई है। और अगर आप देखना चाहें तो हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मेट था वो इस तरीके से स्टार्ट हुआ और हमने इसको बड़ा खूबसूरती से इसको कंप्लीट किया। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है और बोथ एस्पेक्ट्स इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे किस तरीके से आपने रिकॉर्डिंग करनी है, ये मैंने आपको आज सिखा दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।